हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। गुजरात सेट के पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं जो कि सबके लिए इंपॉर्टेंट है डेफिनेटली। दिसंबर 2021 का पेपर हम डिस्कस कर रहे थे जी। कल हमने पार्ट 1 में 50 क्वेश्चंस कवर किए थे। आज हम नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस करेंगे। यू नो द ड्रिल। आप जो हैं आराम से एक पेपर और पेज नहीं, पेन और पेपर लेके बैठिए और उसमें जो है नंबरिंग कर लीजिए और ये क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करके देखिए कि आपके कितने क्वेश्चंस जेन्युइनली गलत होते हैं। एंड बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ, ओके। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। बचपन से सुना है ना। तो ऑनेस्ट रहिए, जो गलत होता है उसको जेन्युइनली गलत मान के और चेक कीजिए कि कहाँ गड़बड़ हुई है। तभी जो है बेस्ट रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। और ये जो क्वेश्चंस मैं करवा रही हूँ इनका मैक्सिमम बेनिफिट आप उठा पाएंगे, ताकि आप हर क्वेश्चन पे कुछ ना कुछ नई चीज या तो सीख पाएं या फिर पुराने वाली चीज रिवाइज कर पाएं। ओके। इंपॉर्टेंट है यूजीसी नेट पेपर 2 के लिए भी, एजुकेशन में, और भी जितने एजुकेशन से रिलेटेड एग्जाम है दूसरे स्टेट्स में वहां के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ओके। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो है आप कर सकते हैं। इट्स एब्सोल्युटली फ्री। हमारी तरफ नॉर्थ की तरफ तो फॉग और ठंड होने लगी है भाई, तो अपना ध्यान रखिए। और क्योंकि ध्यान रखना जरूरी है वरना पेपर कैसे दे के आएंगे, तो इसलिए आराम से कमल में घुस के रोज पढ़ाई कीजिए, ठीक है। थोड़ी थोड़ी बट पढ़ाई कीजिए। क्वेश्चन आपके सामने है 51st, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करिकुलम चेंज। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो करिकुलम चेंज को अफेक्ट करेंगे, ठीक है। यानी करिकुलम में हम चेंज करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोथ इन नॉलेज, टेक्नोलॉजी चेंज, जॉब प्लेसमेंट, अवेलेबिलिटी ऑफ कॉम्पिटेंट टीचर्स, नीड एंड एस्पिरेशन ऑफ पीपल। तो 5 में से 3 ऑप्शन हमें सिलेक्ट करने हैं टेक्निकली देखा जाए तो देखो, जॉब प्लेसमेंट के हिसाब से हम करिकुलम चेंज नहीं करते हैं। हाँ, इन्फ्लुएंस थोड़ा बहुत कर सकता है बट इन इन पॉइंट्स में से देखा जाए तो सबसे कम। ओके। टेक्नोलॉजी डेफिनेटली, यानी टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है तो उस हिसाब से हम अपडेट जरूर करेंगे करिकुलम को, यानी 2 तो डेफिनेटली रहेगा ही, देखो सब में। ओके। उसके बाद है ग्रोथ इन नॉलेज या टीचर्स की अवेलेबिलिटी ऑफ कॉम्पिटेंट टीचर्स भी हम नहीं देखते हैं कि टीचर्स अवेलेबल हैं या नहीं। ओके। हम बाकी जो हमारे फैक्टर्स हैं उस हिसाब से चेंज कर देते हैं बस, ठीक है। तो फोर्थ आना चाहिए, फोर्थ आना चाहिए। फिर नहीं, फोर्थ नहीं आना चाहिए, ठीक है। सो फोर्थ नहीं आएगा तो ये गड़बड़, ये गड़बड़। बचा क्या, 1 2 5 या 1 2 3। तो एक तो आएगा ही आएगा, यानी ग्रोथ इन नॉलेज तो डेफिनेटली रहेगा ही रहेगा। अब बचा आपका 5 और 3 में से, तो 3 तो डेफिनेटली नहीं है। बचा क्या, नीड एंड एस्पिरेशन ऑफ पीपल। सो अवेलेबिलिटी ऑफ कॉम्पिटेंट टीचर एंड जॉब प्लेसमेंट नहीं होगा, बाकी चीजें होंगी। आंसर आपका 1 2 और 5 हो जाएगा, यानी सी आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करने की कोशिश कीजिए एंड उससे आप नया क्वेश्चन भी आराम से सोल्व कर पाएंगे। Identify 3 most crucial stakeholders from the following to ensure sustainable change in curriculum। तो देखो, करिकुलम से रिलेटेड जो जो आपके क्वेश्चंस आते हैं ना, वो सारे मैंने, मतलब इट्स लाइक करिकुलम स्टडीज मैंने डिटेल में वीआईपी क्लासेस में करवाया है। तो आप करिकुलम स्टडीज के लिए वो क्लासेस फॉलो कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, जितने भी मॉडल्स हैं वो कवर कर सकते हैं। ओके। अप्रोप्रिएट कोड हमें सिलेक्ट करना है, स्टूडेंट्स, टीचर्स, पेरेंट्स, अथॉरिटीज, जनरल पब्लिक। अगेन 3 ऑप्शन हमें सेलेक्ट करने हैं। मोस्ट क्रूशियल स्टेक होल्डर बोला है, तो देखो टीचर्स तो होंगे, स्टूडेंट्स भी होंगे और अथॉरिटीज भी होंगी। पेरेंट्स डेफिनेटली, मतलब हो सकते हैं बट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ज्यादा जरूरी है या बाकियों के कंपैरिजन में ज्यादा जरूरी है, बिकॉज स्टेक होल्डर्स था बट मोस्ट क्रूशियल स्टेक होल्डर पूछा है, वो भी 3, कोई भी 3। तो आंसर अपना 1 2 और 4 हो जाएगा। जनरल पब्लिक, जनरल पब्लिक आप बोलेंगे तो कहीं ना कहीं सोशल एस्पेक्ट आ जाता है, ठीक है, सोसाइटी आ जाती है, बट स्टिल मोस्ट क्रूशियल 3 की बात करेंगे तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, क्योंकि उन्हीं के बारे में बात हो रही है। टीचर्स उनको पढ़ाएंगे, एजुकेशनल अथॉरिटीज जो हैं वो उस करिकुलम चेंज में हिस्सा लेंगे। ओके। The model of behavioral objectives of curriculum evaluation was presented by। तो behavioral objectives के अराउंड कौन सा मॉडल रिवॉल्व करता है? स्टफल बीम का, ये तो CIPP है। हिल्डा टाबा का, इसमें 7 स्टेप्स हैं। जॉन ड्यूई का या फिर टाइलर का? सो टाइलर का मॉडल जो है वो ऑब्जेक्टिव्स के अराउंड रिवॉल्व करता है जी। 4 स्टेप इसके अंदर हमें देखने को मिलते हैं। In which of the following approaches to curriculum design constructivist orientation will be manifested? So curriculum design के कौन से एस्पेक्ट में या कौन से अप्रोच में एक कंस्ट्रक्टिविस्ट ओरिएंटेशन हमें दिखाई देगी?
इवेल्युएशन अप्रोच ऑफ करिकुलम डिजाइन, जॉब एनालिसिस ऑफ लर्निंग टास्क, इनपुट प्रोसेस जो एम्फेसिस कर रहा है करिकुलम पे, या कॉन्सेप्ट मैपिंग एज अ टूल फॉर करिकुलर चॉइस। सो कॉन्सेप्ट देखो, जॉब एनालिसिस, इवेल्युएशन, इनपुट प्रोसेस या कॉन्सेप्ट मैपिंग। कंस्ट्रक्टिविस्ट ओरिएंटेशन कहाँ नजर आ रही है? जहां पे बच्चा खुद करके सीखे, तो वो मैपिंग में, यानी आप अपने टॉपिक से रिलेटेड, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक मैप रेडी कर रहे हो, तो उसको जब हम एक टूल की तरह यूज करते हैं, सो वो एक कंस्ट्रक्टिविस्ट ओरिएंटेशन हम बोलेंगे, ना कि बाकी सारे। ओके। In CIPP model of curriculum, which one of the following is based on interactive modes of relationships? यानी इंटरेक्शन किस में नजर आएगी? कॉन्टेक्स्ट में, इनपुट में, प्रोसेस में, या फिर प्रोडक्ट में? तो प्रोसेस में। ठीक है, इंटरेक्टिव तो प्रोसेस ही रहेगा, इनपुट में हम चीजें इनपुट दे रहे हैं, यही कॉन्टेक्स्ट है, ये प्रोडक्ट मिल रहा है हमें। सो प्रोसेस के दौरान इंटरेक्शन या इंटरेक्टिव मोड ऑफ रिलेशनशिप हमें नजर आएगा। In which of the following models of curriculum evaluation the curriculum objectives are obtained from the student, society and the subject matter? तो इन सब से objectives निकाल रहे हैं हम। ठीक है, तो कौन से evaluation model में हमें जो curriculum objectives हैं वो कहाँ से मिल रहे हैं? स्टूडेंट से, सोसाइटी से और सब्जेक्ट मैटर से। ओके, ऑब्जेक्टिव सेंटर्ड, कॉन्ग्रुएंस, कॉन्टिजेंसी, गोल फ्री, इफेक्टिवनेस मॉडल। देखो इफेक्टिवनेस, गोल फ्री, या जो ये है स्टेक, ये कॉन्ग्रुएंस, कॉन्टिजेंसी मॉडल, ये वैसे तो हमने सारे कर रखे हैं। इन सब में देखा जाए तो आपको, जैसे यहाँ तो गोल है ही नहीं, कोई ऑब्जेक्टिव है ही नहीं, तो कैसे ही आंसर हो जाएगा, राइट? सो ऑब्जेक्टिव जो टाइलर का मॉडल है ऑब्जेक्टिव सेंटर्ड, वो आपको स्टूडेंट, सोसाइटी या सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड नजर आएगा। बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे नजर आएंगे। Okay. Primary aim of supervising cooperating with the teacher educators in the education of student teachers is most appropriately described as यानी प्राइमरी एम क्या होता है? जब हम बीएड वगैरह करते हैं तो ऑब्वियसली हम स्टूडेंट टीचर हो गए, प्यूपिल टीचर जिनको बोलते हैं, उनको सुपरवाइज करना या कोऑपरेट करना, उनके साथ किसका काम है? टीचर एजुकेटर्स का, यानी जो हमें पढ़ाते हैं बीएड में, राइट? सो वो जो ऑब्जर्व कर रहे हैं, हमें सुपरवाइज कर रहे हैं, उसका मेन एम क्या है? एक गुड एग्जाम्पल सेट करना, टीचर, स्टूडेंट टीचर टू फॉलो, या फिर हेल्प करना स्टूडेंट टीचर को इफेक्टिव वेज ऑफ टीचिंग डेवलप करने में, या डिटरमाइनिंग द एजुकेशनल फिलोसफी जो इम्प्लीमेंट करनी है स्टूडेंट टीचर को, या प्रोवाइडिंग द स्टूडेंट टीचर विद इंफॉर्मेशन ऑन क्लासरूम मैनेजमेंट टेक्निक्स। तो क्या चीजों के लिए क्या मेजर या प्राइमरी एम रहेगा? तो टीचर एजुकेटर्स जो हमें सुपरवाइज करते हैं, कोऑपरेट करते हैं, ताकि हम बेटर हो पाए टीचिंग में ना, वो सिखा रहे हैं हमें कि पढ़ाना कैसे है। सो क्या आंसर रहेगा? वो हेल्प करेगा, मेजर एम यही है कि जो प्यूपिल टीचर हैं उनमें इफेक्टिव वेज ऑफ टीचिंग, यानी वो स्किल, टीचिंग की वो स्किल डेवलप हो पाए, वो प्राइमरी एम है सुपरवाइज करने का या कोऑपरेट करने का। ओके। Which one of the following is not true? नोट को मत भूलिए कभी भी जब आप क्वेश्चन सोल्व करते हैं। About the difference between formative and summative evaluation of curriculum. So not true पूछा है, यानी 3 ऑप्शन सही हैं, एक गलत है, गलत वाला हमसे पूछा है। Formative evaluation provides instant feedback on students' progress, जबकि summative evaluation waits till the end to assess student. तो लास्ट तक assess आना चाहिए, assess। ठीक है, तो लास्ट तक जो है वो क्या करेंगे? वेट करेंगे। रुब्रिक्स आर यूज्ड इन समेटिव इवैल्यूएशन बट नॉट इन फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, एंड द गोल ऑफ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन इज द ग्रेडिंग एंड प्रमोशन ऑफ स्टूडेंट्स। फॉर्मेटिव का नहीं, फॉर्मेटिव का गोल ग्रेडिंग या प्रमोशन थोड़ा है, वेयर एज द समेटिव इवैल्यूएशन इज टू इंप्रूव टीचिंग लर्निंग। ये उल्टा है जी, ये तो डेफिनेटली उल्टा है। ठीक है, ओके। देखो रुब्रिक्स की अगर हम बात करें ना, तो हम 2 रुब्रिक्स पढ़ते हैं, मेजरली 2 टाइप पढ़ते हैं, एक एनालिटिकल रुब्रिक्स और एक होलिस्टिक रुब्रिक। तो होलिस्टिक वाले को हम समेटिव में यूज करते हैं, एनालिटिकल वाले को हम किस में यूज करते हैं? हमारे फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में, जिसमें हम एक एक टॉपिक के बारे में या एक एक सब्जेक्ट के बारे में एनालाइज या इवैल्यूएट करना चाह रहे होते हैं। मतलब दोनों में यूज हो सकता है ये, बट ये सी ऑप्शन जो है वो क्लियर कट गलत है हमारा, ये तो हमें दिख रहा है। डी क्या बोल रहा है? समेटिव इवैल्यूएशन पेज अटेंशन टू आउटकम एज मेजर्ड बाय परफॉर्मेंस मार्कर्स, व्हाइल फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन जो है वो ऑनगोइंग लर्निंग पे फोकस करेगा। ये बात ठीक है, ओके। तो सी तो फॉर श्योर गलत है, तो एक्सप्लिसिटली सी तो डेफिनेटली गलत है, इसलिए हम सी
आंसर के साथ जा सकते हैं। अगर सी भी सही दे रखा होता तो हम शायद बी के साथ चले जाते, क्योंकि बी मतलब बी में इन्होंने बोला नहीं है कि कौन से रूब्रिक की बात कर रहे हैं, बहुत सारे टाइप्स होते हैं रूब्रिक्स के। ठीक है, सो ठीक है, चल जाएगा बी वाला सही, बट सी वाला तो डेफिनेटली गलत है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज ऑफ 5E मॉडल? तो 5E मॉडल की सीक्वेंस आपसे पूछी है। आप पहले एंगेज होंगे या एक्सप्लोर करेंगे, उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे, इलेबोरेट करेंगे, इवेल्युएट करेंगे। आंसर डी हो जाएगा। 60th question. A group of teachers cooperatively plan the best learning situation for a particular student. Discuss the plan with student and have the student sign the written plan. तो इसमें बेस्ट प्रोसेस जो है वो कौन सा डिस्क्राइब हो रहा है, कौन सा पोर्शन बेस्ट डिस्क्राइब करता है इस प्रोसेस को? तो बेसिकली ग्रुप ऑफ टीचर्स ने कोऑपरेटिवली एक प्लान रेडी किया है सबने मिलके, और वो भी एक पर्टिकुलर बच्चे के लिए किया है। उस बच्चे से उस प्लान को डिस्कस भी किया है और फिर उस बच्चे से रिटन प्लान पे साइन भी करवा लिए हैं। ठीक है, तो ये इंडिविजुअलाइज्ड यूनिट टीचिंग है, कॉन्ट्रैक्ट है, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन है, या टीम टीचिंग, इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन विद कॉन्ट्रैक्ट मेथड। सो ऑब्वियसली सबने मिलके किया है तो टीम टीचिंग हो गया, पर्टिकुलर बच्चे के लिए किया है तो इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन होगी और उससे साइन करवाए हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट मेथड भी हो गया। तो आंसर आपका डी रहेगा जी। To respond to a particular statement of the attitude scale, 40 subjects have selected the option of agree, 19 ने न्यूट्रल सेलेक्ट किया है और 80 सब्जेक्ट्स ने डिसअग्री सेलेक्ट किया है। टोटल सब्जेक्ट्स कितने हो गए अपने, इनको जोड़ देंगे। ठीक है, तो 0 9 9 और 8 17, 17 और 4 21, 210 हो गए जी। ठीक है, यानी 210 लोगों से हमने वो फॉर्म फिल करवाया है, पर्टिकुलरली एटीट्यूड स्केल वाला। इफ chi square is calculated for this data by equal probability method, सो इक्वल प्रोबेबिलिटी में ये होता है जी, जब हमसे एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी पूछी जाती है तो देखो काई स्क्वायर में क्या होता है, हम यही तो देखते हैं, ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। ये हमारी ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी है जो हमारी 40 90 और 80, यानी इन बच्चों ने ये जो रिस्पॉन्स दिया है ना कि 40 ने अग्री पे क्लिक किया, इन्होंने न्यूट्रल पे किया, इन्होंने डिसअग्री पे किया, सो ये जो चीजें हैं ये ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी है, बट इन्होंने एक्सपेक्टेड पूछी है और वो भी इक्वल प्रोबेबिलिटी मेथड से। तो इक्वल प्रोबेबिलिटी मेथड में हम ये मान के चलते हैं कि जितने भी हमारे टोटल सब्जेक्ट हैं या स्टूडेंट्स हैं वो इक्वली रिस्पॉन्ड करेंगे, यानी कि अगर 3 ऑप्शंस हैं तो 3 7 21, तो 70 हम मान के चल रहे हैं, 70 लोग ये अग्री सेलेक्ट करेंगे, बचे हुए 70 न्यूट्रल और उससे बचे हुए डिसअग्री। तो ये हमारी क्या हो जाएगी जी, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। यानी जब इक्वल प्रोबेबिलिटी मेथड है तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं, ये उम्मीद करते हैं कि बराबर बराबर ऑप्शंस में जो है हमें टिक देखने को मिलेगा ओवरऑल, और फिर हम उनसे फिल करवाते हैं तो ये हमारी ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी हो जाती है, ये हमारी एक्सपेक्टेड हो जाती है जो हम उम्मीद कर रहे हैं। ठीक है, तो आंसर हमारा 70 70 70 यानी ए आ जाएगा। Match the following and select the appropriate code. Case study, narrative research design, mixed research method. So mixed research method है तो triangulation. ट्रायंगुलेशन में मिक्स्ड में ही तो बात करते हैं हम, यानी इसका फर्स्ट आएगा। केस स्टडी और इसकी बात करें, ओनली क्वांटिटेटिव डाटा कलेक्ट हो रहा है, डायग्नोसिस ऑफ द सब्जेक्ट इज डन, लाइफ एक्सपीरियंसेस ऑफ द सब्जेक्ट्स आर फोकस्ड। तो जब लाइफ एक्सपीरियंसेस पे फोकस होता है तो आई थिंक नैरेटिव डिजाइन आएगा, तो ये फोर्थ हो जाएगा, आंसर हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि नैरेटिव रिसर्च डिजाइन में ऑब्वियसली रिसर्चर नैरेट कर रहा होता है, लेकिन किसी दूसरे की लाइफ एक्सपीरियंसेस पे फोकस करके जो उसने बताई हैं चीजें उसको उसी के तरीके से नैरेट करना चाह रहा होता है। ओके, रहा केस स्टडी, केस स्टडी क्या हो जाएगा, हम डायग्नोस करते हैं सब्जेक्ट का, डायग्नोसिस ऑफ द सब्जेक्ट इज डन, तो वो केस स्टडी में पूरा का पूरा उस सब्जेक्ट का कच्चा चिट्ठा होता है। जैसे हम किसी पे कोई केस होता है तो एक पूरी फाइल रेडी होती है ना, सो वही है, उस सब्जेक्ट के बारे में, उस इंसान के बारे में सब कुछ जो है वो डायग्नोस किया हुआ होता है उसमें। इन विच रिसर्च डिजाइन साइकिल ऑफ डाटा कलेक्शन एनालिसिस इंटरप्रिटेशन तब तक चलेगी जब तक सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स नहीं ऑब्टेन हो जाते, और टिल द प्रोबेबिलिटी ऑफ डाटा कलेक्शन बिकम जीरो। तो वो प्रोबेबिलिटी ऑफ डाटा कलेक्शन जब तक जीरो नहीं हो जाता, तो जहां जहां पॉसिबिलिटी है वहां वहां हम डाटा कलेक्ट कर लेते हैं। ये चीज हम ग्राउंडेड थियरी डिजाइन में करते हैं। थ्योरेटिकल सैम्पलिंग की या सैचुरेशन की हमने बात की थी ना, थ्योरेटिकल सैचुरेशन, कि जब तक बिल्कुल सैचुरेशन नहीं आ जाता जब तक हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। ओके, यानी कि जब तक सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट नहीं आ जाते तो डाटा कलेक्शन, उसका एनालिसिस, उसको इंटरप्रेट करना, ये चीजें, ये साइकिल जो है ये चलती रहेगी, और ये ग्राउंडेड थियरी डिजाइन में होता है जो कि एक क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन है।
इफ एफ वैल्यू इज फाउंड 16, एफ वैल्यू दे रखी है बाय अनोवा फॉर द स्कोर्स ऑफ मेल एंड फीमेल टीचर्स इन अ पर्सनालिटी टेस्ट। टी वैल्यू क्या होगी सेम डाटा के लिए, तो ये फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है, ये हमारे नेट के टाइम पे भी किया था हमने, एफ इज इक्वल टू टी स्क्वायर, ये 16 है टी स्क्वायर, तो टी क्या आ जाएगा √16 और 4 चौके 16, आंसर हमारा 4 आ जाएगा जी। ओके डन, इजी है। Which of the following test should be used to test the hypothesis? तो इस hypothesis में कौन सा टेस्ट यूज होना चाहिए, यानी ये किस तरीके की hypothesis है वो हमसे पूछा है। There is no significant difference between mean scores of the students of grade 9 and 10 of Rajkot city in value awareness test। तो ये किस तरीके का टेस्ट हम अब यहाँ यूज करेंगे। So देखो, जब कोई भी डायरेक्शन नहीं दी होती, यानी कि एक नल हाइपोथेसिस हमारे पास है और हम ब्लैंक हैं और चल रहे हैं कि कोई डिफरेंस नहीं है सिग्निफिकेंट, तो वो डिफरेंस आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है और वो किस तरफ आएगा वो भी नहीं पता होता, तो उस सिचुएशन में हम टू टेल टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं जी। ठीक है, वन टेल का कहाँ करेंगे वो भी इसमें क्वेश्चंस आगे आए हुए हैं, तो वहां से आपको क्लियर कट डिफरेंशिएशन हो जाएगा। फिर है इफ कैलकुलेटेड टी वैल्यू इज फाउंड, कैलकुलेटेड टी वैल्यू ये है व्हाइल टेस्टिंग द नल हाइपोथेसिस फॉर डिग्री ऑफ फ्रीडम 30 है, डिसीजन क्या होगा। यूजुअली हम क्या करते हैं, अगर हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू ज्यादा होती है किससे, टेबल वैल्यू से, ये चीज तो पता होनी चाहिए, नहीं पता तो बेसिक जो क्लासेस हैं स्टैट की वो चेक कीजिए, वीआईपी टॉपिक्स वाली प्लेलिस्ट में ही मैंने ऐड कर दी है वो 10 क्लासेस, इंपॉर्टेंट हैं, पेपर 1 के लिए भी हैं यूजीसी नेट में और पेपर 2 एजुकेशन में तो सबके लिए ही है। सो कैलकुलेटेड वैल्यू अगर ज्यादा, यानी जो हमने कैलकुलेट किया है वो अगर ज्यादा है, सो डाटा इज सिग्निफिकेंट, दो कंक्लूजन निकलते हैं इससे, डाटा सिग्निफिकेंट है, नल हाइपोथेसिस जो है वो रिजेक्ट हो जाएगी। ओके, ये टेबल वैल्यू कैसे चेक करते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम पे चेक करते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए हमें टेबल चाहिए होगी जो कि यहाँ अवेलेबल नहीं है, सो हम थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं कि 0.05 पे जो हम 1.96 की वैल्यू बताते हैं और 0.01 पे जो हम 2.58 की वैल्यू बताते हैं, क्या वो चीजें सही हैं। ठीक है, सो अगर हम देखेंगे तो ये अगर 2.58 से तो क्या है, कम है, यानी टेबल वैल्यू ज्यादा हो गई, यानी रिजेक्ट नहीं करेंगे हम, राइट। बट 1.96 से तो ज्यादा है ना ये, तो अगर मैं 0.05 पे इसको मान के चलूं कि इंफिनिटी पे वैल्यू 1.96 है, इंफिनिटी डिग्री ऑफ फ्रीडम पे, क्योंकि मेरे पास टेबल नहीं है एग्जाम में, अगर टेबल अवेलेबल है तो आप डिग्री ऑफ फ्रीडम 30 पे वैल्यू चेक कीजिए और अपना आंसर सोचिए। ठीक है, बट अभी नहीं है वैल्यू तो हम इंफिनिटी वाली इन दो वैल्यूज से कंपैरिजन करते हैं, 0.05 पे और 0.01 अल्फा पे। ओके, तो 1.96 से ये वैल्यू बड़ी है तो डाटा सिग्निफिकेंट हो गया, नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगी, यानी हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड एट 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, आंसर बी हो जाएगा। ओके, अगर आप इसकी वैल्यू भी देखेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम पे वो भी 2.0 समथिंग है, तो उससे वैल्यू ये ज्यादा ही है, 113 आ गया ना, सो वो वैल्यू वैसे भी ज्यादा है 30 डिग्री पे, बट मतलब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, जब आपके पास टेबल अवेलेबल नहीं है तो आपके पास ऑप्शन सिर्फ ये 1.96 और 2.58 वाली वैल्यूज का ही बचता है। ओके, ये वैल्यूज हैं किसकी, ये टेबल वैल्यूज हैं एट इंफिनिटी डिग्री ऑफ फ्रीडम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ देखो ये रहा एट अल्फा, ये रहा वैल्यू है 2.04, तो 2.04 से तो फिर भी ज्यादा ही है 2.13। ओके, नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल स्केल, रेशियो स्केल, तो आपको बताना है एग्जाम्पल के समेत, ये भी मैंने वीआईपी क्लासेस में अभी रिसेंटली करवाया है। ओके, स्कोर्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट्स इन रीजनिंग टेस्ट, तो यूजुअली स्कोर्स को हम कई बार रेंज में भी लेके चलते हैं, तो ये इंटरवल साउंड कर रहा है, रैंक्स की जहां बात आ गई वहां ऑर्डिनल आएगा, और भी कोई कंफ्यूजन हो तो रैंक वाला तो ऑर्डिनल ही आएगा, यानी सेकंड का तो फोर्थ ही आएगा। डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर जेंडर, तो ये नॉमिनल है, नाम नाम के लिए है, तो ये थर्ड आएगा, यानी यहां तक तो इन्होंने खुद ही क्लियर कर रखा है, इंटरवल का 5 आएगा। अब आपको रेशियो का देखना है, यूज ओनली इन क्वालिटेटिव रिसर्च, या अच्छा अब आपको ये पता होना जरूरी है, अगर आपने क्लास देखी होगी मेरी, सो इंटरवल और रेशियो को हम क्वालिटेटिव नहीं, हाँ, इंटरवल और रेशियो को हम क्वांटिटेटिव के लिए यूज करते हैं, और नॉमिनल और ऑर्डिनल को जो है वो, आंसर सी, ओनली रेशियो को बोला है हमने क्वालिटेटिव। ओके, मैंने यहाँ पे वो स्लाइड नहीं ऐड ऑन किया आई थिंक। ठीक है, तो इंटरवल और रेशियो को क्वालिटेटिव के लिए और ये नॉमिनल और ऑर्डिनल को क्वांटिटेटिव के लिए।
ऐसा ही है या उल्टा बोल रही हूँ मैं? बट इस क्वेश्चन के हिसाब से तो ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि सूरत और वडोदरा के बीच का डिस्टेंस जीरो तो नहीं होगा, यानी जीरो यहाँ पे एब्सोल्यूट नहीं हो, एब्सोल्यूट मतलब डिस्टेंस में वैसे जीरो एब्सोल्यूट हो सकती है, तो आप रेशियो स्केल में मान सकते हो, बट फिलहाल के लिए आंसर इन्होंने सी दे रखा है, ये यूज्ड ओनली इन क्वालिटेटिव रिसर्च। तो एक बार जो नॉमिनल ऑर्डिनल इंटरवल वाली क्लास मैंने ले रखी है उसको प्लीज एक बार चेक कर लीजिएगा, आपकी ये चीजें सोल्व हो जाएंगी। ओके, which type of hypothesis is adjustment level of postgraduate students of science is higher than that of undergraduate student? तो देखो हमने यहाँ पे वन साइडेड फैसला सुना दिया है, हमने डायरेक्शनल कर दी है, तो अगर यहाँ पे पूछा जाता ना कि कौन सा टेस्ट इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पे वन टेल टेस्ट आ जाता, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ ये नहीं बोला कि कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। जब हम बोल रहे हैं कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है, मान के चल रहे हैं नल हाइपोथेसिस है, तब हम टू टेल टेस्ट की बात करते हैं कि दोनों साइड ऊंट बैठ सकता है, लेकिन यहाँ पे करवट जो है ऊंट एक ही साइड बैठेगा, क्योंकि हमने एक ही साइड की बात की है। हम बोल रहे हैं कि एडजस्टमेंट लेवल जो है पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट ऑफ साइंस का वो ज्यादा होता है एज कंपेरिजन टू अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट ऑफ साइंस, ठीक है। सो ये वन टेल हो गया जी, वन टेल यानी एक ही डायरेक्शन में, तो आंसर आपका सी हो गया, ये डायरेक्शनल हाइपोथेसिस होगी एक तरीके से। Which type of hypothesis is, ये किस टाइप की हाइपोथेसिस है? There is significant difference between mental stress of government and non government employees। तो significant difference तो है, ठीक है, या फिर सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। जब ऐसी सिचुएशन होती है तब हम किस में जाते हैं, नॉन डायरेक्शनल में, या फिर हम जाते हैं अपना टू टेल टेस्ट में, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं बताया कि वो सिग्निफिकेंट डिफरेंस में जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं उनका मेंटल स्ट्रेस लेवल ज्यादा है या नॉन गवर्नमेंटल का ज्यादा है, अगर या कम किसका है। तो वो ज्यादा कम वाली सिचुएशन अगर हम मेंशन कर देते कि हाँ सिग्निफिकेंट डिफरेंस है और मेंटल स्ट्रेस गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का ज्यादा है एज कंपेरिजन टू नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, सो वो हमारी डायरेक्शनल हो जाती है एक ही डायरेक्शन में। यहाँ पे हम डायरेक्शन लेस हैं, दोनों साइड हो सकता है, किसी का भी मेंटल स्ट्रेस ज्यादा हो सकता है, तो अगेन ये नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस आपकी रहेगी। Read the following statements carefully. Data are obtained on in interval scale is qualitative research. More than one research tool can be used in qualitative research, या more than one research method can be used in any single qualitative research. कौन सी स्टेटमेंट्स जो हैं वो सही रहेंगी? डाटा ऑब्टेन्ड, देखो जी यहाँ पे डाटा ऑब्टेन्ड क्वालिटेटिव लिखा है ना, मैं सही बोल रही थी, रेशियो और इंटरवल में हम क्वालिटेटिव में क्वांटिटेटिव में जाते हैं, ये गलत है, तो आंसर इसका सेकंड थर्ड करेक्ट आना चाहिए, एग्जैक्टली। सो इंटरवल और जो आपका रेशियो स्केल है वहां हम क्वांटिटेटिव रिसर्च के लिए यूज करते हैं, तो हमारा जो ये ऊपर वाला क्वेश्चन था यहाँ पे भी तो यही बोला, यूज्ड ओनली इन क्वालिटेटिव रिसर्च, नहीं, ये स्टेटमेंट नहीं आनी चाहिए, भले ही आपका ऑफिशियल आंसर की में सी दे रखा हो, बट ये आंसर डी आना चाहिए आपका टेक्निकली, ठीक है। सो मेरे हिसाब से ये डी रहेगा, बिकॉज मैं तब भी सोच रही थी इस चीज को, बट मैंने पढ़ा है, क्योंकि ये हर बुक में यही मेंशन है, जब हम इंटरवल और रेशियो स्केल की बात करते हैं तो हम क्वालिटेटिव स्टडीज में यूज करते हैं, नॉमिनल और ऑर्डिनल को हम क्वांटिटेटिव, उल्टा, ये क्वांटिटेटिव स्टडीज में क्वांटिटेटिव, ठीक है, और नॉमिनल और रेशियो को हम क्वालिटेटिव में स्टडी करते हैं। सो यूज्ड ओनली इन क्वालिटेटिव रिसर्च नहीं आएगा, तो इसका आंसर मेरे हिसाब से डी होना चाहिए, आप भी डी के साथ जाएं तो बेटर है, बिकॉज ये स्टेटमेंट तो एक्सप्लिसिटली गलत है जी, ठीक है, जो रेशियो स्केल के साथ नहीं जाएगी। ओके, या फिर और तो कोई ऑप्शन है नहीं, अगर हम इसको देखें तो ये यही ऑप्शन है, अपना डी आएगा आंसर। ओके, देन ये हो गया है अपना डन। हाँ, तो ये डाटा ऑब्टेन्ड इन इंटरवल स्केल इन क्वालिटेटिव रिसर्च नहीं, क्वांटिटेटिव आएगा, तो ये गलत है और ये दोनों स्टेटमेंट्स अपनी सही है, ठीक है। या फिर ये भी हो सकता है कि ये लोग ये कहना चाह रहे हो कि यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास अवेलेबल, ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से ये दोनों चीजें तो हमारी सही हैं ही, कि मोर देन वन रिसर्च टूल यूज किया जा सकता है क्वालिटेटिव रिसर्च में, और मोर देन वन रिसर्च मेथड जो है वो भी एक सिंगल क्वालिटेटिव रिसर्च में यूज किया जा सकता है। ये देखो यहाँ ऐड कर रखा है मैंने, ठीक है, ये अपना नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशियो, एंड देन ये आ गया क्वालिटेटिव के लिए। और ये आ गया आपका
क्वांटिटेटिव के लिए। ठीक है, मैं सही बोल रही थी। ठीक है, सही है जी। ये दोनों क्वांटिटेटिव के लिए, उसका आंसर भी डी आना चाहिए। वो क्वालिटी लिख रखा है उन्होंने तो वो गलत रहेगा, और यहाँ पे भी इंटरवल स्केल का क्वालिटी लिख रखा है तो ये भी ऑप्शन गलत रहेगा। यानी कि ये जो है क्वालिटी वाली चीज जो मैंने बोली आप लोगों को, ये बिल्कुल सही बताइए, ये गलत है। एंड ये आपका जो है वो, ये चीज आप याद रखिए। ठीक है, इसको पूरा का पूरा याद रखिए कि नॉमिनल स्केल की बात हो रही है, ऑर्डिनल की। देन ये आपका इंटरवल स्केल और रेशियो स्केल। सबसे कॉम्प्लेक्स स्केल आपका रेशियो रहेगा, सिंपल स्केल आपका नॉमिनल रहेगा, जो नाम नाम के लिए है। मैग्नीट्यूड का कोई लेना देना यहाँ है नहीं। ऑर्डिनल में मैग्नीट्यूड का रोल रहेगा, एक ऑर्डर एक रैंकिंग प्रेजेंट रहेगी, लेकिन यहाँ पे इंटरवल प्रेजेंट नहीं होगा। इंटरवल स्केल में सारी कैरेक्टरिस्टिक होंगी ऑर्डिनल की, बट इंटरवल्स भी प्रेजेंट, इक्वल इंटरवल्स होंगे। बट यहाँ पे जीरो जो है वो आर्बिट्रेरी होगा या हाइपोथेटिकल होगा, या हम बोले ट्रू जीरो प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, सो यहाँ पे क्या रहेगा, जीरो एब्सोल्यूट रहेगा, ट्रू जीरो रहेगा। अगर हम जीरो बोल रहे हैं तो उस जीरो के ऊपर एब्सेंस रहेगी उस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट की, कि अगर मैं वेट जीरो बोल रही हूँ यानी वो चीज नहीं एग्जिस्ट करती, वेटलेस है, जीरो है वेट। ओके, portfolio assessments can provide dash opportunities for monitoring progress towards identified outcomes. So portfolio assessment can provide formative, summative, both formative, summative, diagnostic. So depend करता है हम किस तरीके से assess करते हैं। formative और summative दोनों जगह पे हम इसको use कर सकते हैं। okay? रिफ्लेक्टिव जर्नल डज नॉट इंक्लूड, रिफ्लेक्टिव जर्नल में ये अलग नया क्वेश्चन है, रिफ्लेक्शंस ऑन एक्शन, इन एक्शन, फॉर एक्शंस एंड ऑफ एक्शंस। तो देखो, रिफ्लेक्शन ऑन एक्शन यानी कोई एक्शन है जो हो चुका है उस पर आप रिफ्लेक्ट बैक कर रहे हो। ठीक है, होती है ये चीज तो। ओके, रिफ्लेक्शन इन एक्शन, तो ड्यूरिंग द एक्शन भी आप रिफ्लेक्ट बैक कर रहे हो। ठीक है, रिफ्लेक्शन फॉर एक्शंस, क्योंकि जो आप रिफ्लेक्ट बैक कर रहे हो पुराने वाले एक्सपीरियंसेस पे, अब वो फ्यूचर के लिए भी तो यूज होंगे, तो बाकी जो एक्शंस आप लोगे उनके ऊपर भी रिफ्लेक्शंस आ गया। देन रिफ्लेक्शन ऑफ एक्शन, यानी एक्शन का रिफ्लेक्शन, ये नहीं आएगा जी इसके अंदर, ये चीज हमारी गलत है। रिफ्लेक्टिव जर्नल में हम एक्शंस के ऊपर या एक्शंस के दौरान या एक्शंस के लिए जो है वो रिफ्लेक्ट बैक करते हैं, ना कि एक्शन का रिफ्लेक्शन हम देखें। ठीक है, ये रिफ्लेक्शन ऑफ एक्शन हो गया, यानी एक्शन का क्या रिफ्लेक्शन निकल के आ रहा है, एक तरीके से एक्शन का रिएक्शन क्या निकल के आ रहा है वो कहना चाह रहे हैं हम इसमें, जो कि रिफ्लेक्टिव जर्नल में नहीं आएगा। Which among the following is not the objective of pedagogic analysis? So objective नहीं है pedagogical analysis का। ये क्वेश्चन गुजरात वाले में बार बार आ रहा है, pedagogical analysis से रिलेटेड, तो याद रखिए इसको, समझिए। ठीक है, pedagogical analysis मतलब हम पढ़ाएंगे कैसे, pedagogy कैसे होगी, आप उसको एनालाइज कर रहे हो। ओके, सो वो चीज आपको पता होनी चाहिए कि पढ़ाने के तरीके के अराउंड चीजें रिवॉल्व कर रही हैं, यानी टू एनालाइज द करिकुलर कंटेंट। तो करिकुलर कंटेंट को आप एनालाइज कर रहे हो मीनिंगफुल कंटेंट में, एंटिसिपेट कर रहे हो कॉम्प्रिहेंसिव इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स हर एक कंपोनेंट के लिए। ठीक है, कि कैसे जो है इंस्ट्रक्शंस उसमें दी जाएंगी, टू इंप्रूव रैपिडिटी ऑफ लर्निंग आउटकम्स, या टू डिजाइन अप्रोप्रिएट ऑब्जेक्टिव बेस्ड लर्निंग, डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस और कंटेंट के लिए। सो सी ऑप्शन नहीं आएगा जी, सी गलत हो गया, क्योंकि ये लर्निंग आउटकम्स के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, हम उसको उसकी रैपिडिटी को इंप्रूव कैसे करेंगे। ठीक है, उसके अराउंड है, ये पेडागोजिकल एनालिसिस में नहीं आएगा। पेडागोजिकल एनालिसिस में आपको कैसे पढ़ाना है, क्या आप एनालाइज करोगे, किन किन चीजों को आप चेंज कर सकते हो, वो सारी आपकी पेडागोजिकल एनालिसिस में आ जाएंगी। विच अमंग द फॉलोइंग करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ, तो जो हमने पढ़े हैं 3 लेवल ऑफ टीचिंग, जिसमें हम बात करते हैं अपना मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि इनके स्टेप्स जो हैं वो याद रखिए, वो पूछे जाते हैं। तो क्या रहेगा, फोकस, सिंटेक्स, उसका स्ट्रक्चर, सोशल सिस्टम एंड सपोर्ट सिस्टम, या फिर फोकस, सोशल सिस्टम, सिंटेक्स। सिंटेक्स पहले आएगा जी। ठीक है, तो फोकस, सिंटेक्स, सोशल सिस्टम एंड सपोर्ट सिस्टम आपका करेक्ट आंसर रहेगा। कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट इज द प्रोसेस ऑफ, किस चीज का प्रोसेस है, ऑन द कैरेक्टर एंड स्कोप ऑफ लर्नर्स प्रोग्रेस टुवर्ड्स प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स। सो ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट में हम कलेक्ट कर रहे हैं एविडेंस एंड एस्टैब्लिशिंग कंक्लूजन, देन डेवलपिंग कम्युनिकेशन स्किल, देन आपका है इवेल्युएटिंग एंड रिवाइजिंग रूब्रिक्स और राइटिंग अ डिस्क्रिप्शन फॉर ईच परफॉर्मेंस लेवल। सो जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड की बात आ गई, यानी कि आप चीजों को, डाटा को कलेक्ट कर रहे हो और उस बेसिस पे क्या कर रहे हो, कंक्लूजन्स निकाल रहे हो, किसके बारे में, ऑन द कैरेक्टर एंड स्कोप ऑफ लर्नर्स प्रोग्रेस। तो वो ऑलरेडी हमें पता
पता है कि किसके बारे में है, तो डेवलपमेंट ये मतलब ये तो होएगा ही नहीं ना कि प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग कम्युनिकेशन स्किल ऑन द कैरेक्टर, कैरेक्टर पे आप क्या कम्युनिकेशन स्किल, तो वो कनेक्शन नहीं बैठा आपका, ठीक है। तो इसलिए आप कैरेक्टर या स्कोप ऑफ लर्नर्स प्रोग्रेस देखना चाह रहे हो, तो उसके लिए आपको एविडेंस कलेक्ट करने पड़ेंगे और उसके बेसिस पे कंक्लूजन जो है वो एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। विच एलिमेंट्स आर इंक्लूडेड इन असेसमेंट ट्रायंगल, तो असेसमेंट ट्रायंगल ये नया टॉपिक हो सकता है आपके लिए अगर आपने अब तक नहीं पढ़ा है तो, और आप गलती से कॉग्निटिव ये आप कॉग्निशन, अफेक्टिव, साइकोमोटर जो ब्लूम वाली कैटेगरीज हैं उन पे क्लिक कर सकते हो, बट वो गलत हो जाएंगी। सो कॉग्निशन, ऑब्जर्वेशन एंड इंटरप्रिटेशन, क्योंकि असेसमेंट की बात हो रही है। ओके, सो असेसमेंट में क्या क्या चीजें आएंगी, ये नहीं पूछा कि असेसमेंट किस बेसिस पे हो रहा है। ओके, सो असेसमेंट में क्या क्या चीजें आएंगी, कॉग्निशन आएगा, ऑब्जर्वेशन आएगी और फिर इन्फ्रेंस या इंटरप्रिटेशन आएगा। ये है असेसमेंट ट्रायंगल, नेशनल रिसर्च काउंसिल की तरफ से 2001 में ये आपको मिल जाएगा। तो असेसमेंट ट्रायंगल ट्रेमेंडसली हेल्पफुल होता है प्लानिंग फॉर असेसमेंट में। ओके, तो इसमें कॉग्निशन, देन आपका ऑब्जर्वेशन और देन इन्फ्रेंस या इंटरप्रिटेशन, तो ये क्लियर कट चीजें जो है वो आपको नजर आएंगी, इनमें अलाइनमेंट है तो एक बेटर असेसमेंट जो है वो आप कर पाएंगे। विच इज ट्रू फॉर होलिस्टिक रूब्रिक्स, तो दो चीजें होती हैं जी, एक होलिस्टिक रूब्रिक्स, एक है एनालिटिकल। सो होलिस्टिक टेक्निकली यूज एनालिटिकल, ठीक है। होलिस्टिक टेक्निकली यूज किया जाता है समेटिव के लिए, क्योंकि उसमें आप सारी चीजों को एक साथ देख रहे होते हो, ठीक है। होलिस्टिक में स्कोरिंग भी फास्ट होगी, क्योंकि एनालिटिकल सब्जेक्ट स्पेसिफिक या टॉपिक स्पेसिफिक भी हो सकता है, तो उसमें फिर आपको टाइम लग जाएगा स्कोरिंग में। रिक्वायर लेस टाइम टू अचीव, बिल्कुल सही है। गुड फॉर समेटिव असेसमेंट, ये भी सही है। तो देखो आपका आंसर ऑफिशियल की में तो ये दे रखा है डी, लेकिन यही एक ऑप्शन है जो गलत है होलिस्टिक के लिए, बाकी तीनों चीजें होलिस्टिक रूब्रिक्स के लिए सही है। तो ये क्वेश्चन ही मुझे गड़बड़ लग रहा है, बिकॉज ये चीज नहीं होनी चाहिए। पहले तीन ऑप्शन जो है वो आपके होलिस्टिक के लिए ट्रू है, या तो यहाँ फॉल्स आना था वर्ड, या फिर यहाँ पे नॉट ट्रू करके कुछ आना था, बट वो है नहीं आपके उसमें, तो ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से गलत है आपके पेपर में। बट स्टिल आप ध्यान रखिए, आपका होलिस्टिक रूब्रिक्स और एनालिटिकल रूब्रिक्स का टॉपिक जो है वो यहाँ से रिवाइज हो जाता है। Portfolio is not collection of stories from the books, collection of students' own work, students' own progression of learning and authentic representation of learning. So आप authentically अपनी learning represent कर रहे हो कि आपने क्या सीखा है, क्या achievements हैं आपकी, खुद में क्या क्या प्रोग्रेस आपने देखी है, और आप जो है अपने ही काम को कलेक्ट कर रहे हो। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, कोई स्टोरीज थोड़ी ना आप कलेक्ट कर रहे हो बुक से, वो पोर्टफोलियो नहीं है। पोर्टफोलियो स्टूडेंट खुद बनाता है यूजुअली, एंड उस खुद बनाने में वो अपनी बेस्ट अचीवमेंट्स जो है उसमें एड ऑन करने की कोशिश करता है। क्रिटिकल पेडागोजी एक टीचिंग अप्रोच है जो कि बिलीव करता है किसमें, एक्सपीरियंसेस एंड परसेप्शन ऑफ लर्नर्स इंपॉर्टेंट हैं, टीचर शुड ऑलवेज लीड द क्लासरूम टीचिंग, लर्नर्स डू नॉट रीजन इंडिपेंडेंटली, देन स्टूडेंट्स आउट ऑफ स्कूल लर्निंग इज इररेलेवेंट, यानी स्कूल जो आउट ऑफ स्कूल लर्निंग है वो इररेलेवेंट है, तो ये गलत हो गया। ये बिलीव करते हैं कि एक्सपीरियंसेस और परसेप्शन है ना लर्नर की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्रिटिकल पेडागोजी में। ये मान, क्योंकि ये पाउलो फ्रेरे ने दिए, तो उन्होंने बोला था कि ओप्रेस्ड पेडागोजी ऑफ ओप्रेस्ड लिखी थी ना उन्होंने बुक भी, सो वो ओप्रेस्ड पेडागोजी को मतलब ये मानते थे कि ओप्रेस्ड है सारे के सारे, एंड हमें उससे अलग चीज के ऊपर जाना है, यानी जो ट्रेडिशनली चला आ रहा है कि लर्नर्स जो है वो इंडिपेंडेंटली रीजन भी नहीं कर पाते, हमेशा जो है वो क्लासरूम टीचिंग जो है वो टीचर ही लीड करता है, तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यानी इन चीजों से परे लर्नर सेंट्रिक में हमें जाना है, ताकि वो इंडिपेंडेंटली सीख पाए, रीजन कर पाए और आउट ऑफ स्कूल लर्निंग भी कर पाए, ठीक है। सो फर्स्ट ऑप्शन सही रहेगा। सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग एम्स एट, तो सेल्फ डायरेक्टेड यानी खुद को आप डायरेक्ट कर रहे हो, सो प्रमोट करेगी ये इमेंसिपेटरी और रोट लर्निंग को, ट्रांसफॉर्मेशनल लर्निंग को फोस्टर करेगी, प्रमोट रोट एंड ट्रांसफॉर्मेशनल लर्निंग या प्रमोटिंग इमेंसिपेटरी एंड ट्रांसफॉर्मेशनल लर्निंग। तो देखो रोट लर्निंग जहां आ गया वहां तो ऑटोमेटिकली ऑप्शन गलत हो गया। अब फोस्टरिंग ट्रांसफॉर्मेशनल और प्रमोटिंग इमेंसिपेटरी एंड ट्रांसफॉर्मेशनल, यहां दोनों चीजें आ गई ना, सेकंड में तो सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशनल की बात हो रही है, तो डी ऑप्शन रहेगा, ठीक है। इन विच सिटी द मेन ऑफिस ऑफ इन्फ्लिबनेट इज देयर, तो इन्फ्लिबनेट का पहले तो इन्फ्लिबनेट की फुल फॉर्म जो है वो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इसका मेन ऑफिस अगर आप देखेंगे तो वो गांधीनगर में है जी, ठीक है। ये हम यूजुअली स्वयं प्रभाव वाले करते हैं ना, तब पढ़ लेते हैं, वहां पे आ जाता है इन्फ्लिबनेट।
विच ऑनलाइन रिपोजिटरी वॉज लॉन्च्ड बाय MHRD एंड NCERT। तो कौन सी ऑनलाइन रिपोजिटरी जो है वो इन्होंने मिलके शुरू की है या लॉन्च की थी। सो NROER है जी, नेशनल रिपो, ये नई इंफॉर्मेशन है तो इसको एड ऑन अपने नोट्स में एड ऑन कर लीजिएगा। नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज, ये इसकी फुल फॉर्म रहेगी। 2013 में जो है इसको लॉन्च किया गया था। ह्यूज अमाउंट ऑफ एजुकेशनल रिसोर्सेज जो हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे प्राइमरी, सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी लेवल्स के लिए, क्योंकि NCERT ने किया है लॉन्च इसको, अलग अलग डिसिप्लिन और अलग अलग लैंग्वेजेस में भी। ओके, क्रिएट किसने किया था? CIET, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड NCERT, इन्होंने क्रिएट किया था। देन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो अब है, पहले MHRD थी, उन्होंने इसको मिलकर लॉन्च कर दिया। In which of the following models steps of formative and summative evaluations are mentioned? तो अश्योर मॉडल, ADDI मॉडल, D&M जो मैकलिन वाला या डिलोन वाला जो मॉडल हम करते हैं, IS इंफॉर्मेशन सिस्टम सक्सेस मॉडल। देन आपका है जो कि 1992 का था, इससे भी काफी क्वेश्चंस आ जाते हैं। 1992 2003 में उसको अपडेट किया था। देन है डिक एंड कैरी का मॉडल। तो डिक एंड कैरी के मॉडल में मेंशन है जी, ये मैंने आपको पहले भी पूछा था, अश्योर, ADDI, इन सब की फुल फॉर्म मैं बता देती हूँ। ADDI रहेगा एनालाइज करना, डिजाइन, डेवलप, इंप्लीमेंट एंड इवेल्युएट। अश्योर जो कि डेवलप किया है हेनरिच, मोलिंडा एंड रशल ने, इसके 6 स्टेप्स हैं। लर्नर्स को एनालाइज करना, ऑब्जेक्टिव स्टेट करना, देन सिलेक्ट मेथड्स, मीडिया एंड मटेरियल, फिर उस मीडिया को यूटिलाइज करना, मीडिया मटेरियल को, एंड देन रिक्वायर, इट विल रिक्वायर लर्नर्स पार्टिसिपेशन, फिर आप इवेल्युएट और रिवाइज करोगे। ऐसे ही डिक एंड कैरी में फॉर्मेटिव असेसमेंट भी शामिल है और समेटिव इवेल्युएशन भी शामिल है। तो ये दोनों चीजें आपको पता हो, एंड उसके साथ साथ ये 10 स्टेप्स हैं डिक एंड कैरी में, ये भी आपको पता हो। वैसे तो वही सीक्वेंस में ही है चीजें कि आप पहले आइडेंटिफाई करोगे, फिर एनालिसिस करोगे, लर्नर्स को एनालाइज करोगे वगैरह वगैरह, बट लास्ट में जाके समेटिव हो जाएगा। टीचर एंड स्टूडेंट्स आर कनेक्टेड ऑनलाइन ऑलवेज इन, तो ऑनलाइन कनेक्टेड होंगे वो किस में? ब्लेंडेड लर्निंग में, एसिंक्रोनस में, सिंक्रोनस में, या ई लर्निंग में? तो सिंक में है तो वो ऑनलाइन कनेक्टेड रहेंगे, सिंक्रोनस ई लर्निंग आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ई इंक्लूजन, यानी इलेक्ट्रॉनिक लेवल पे आप इंक्लूड करना चाह रहे हो तो क्या मतलब होगा इसका? टू मेक ओनली डिसेबल पर्सन ई लिटरेट, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में या ऑनलाइन चीजों के बारे में उनको लिटरेट बनाना है, सिर्फ डिसेबल्ड को, उसको हम ई इंक्लूजन बोलेंगे। या मेक ओनली नॉन डिसेबल, उनको ई लिटरेट बना दें, या सभी को बना दें, या ओनली एजुकेटेड पीपल को। तो जहां इंक्लूजन आ गया वहां सभी की बात हो रही है, जिस सिर्फ डिसेबल की बात नहीं हो रही है। ओके, तो आपको इंक्लूड करना है तो आप सबको इंक्लूड करोगे, डिसेबल, नॉन डिसेबल, एजुकेटेड, नॉन एजुकेटेड, सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, कास्ट, क्रीड, कुछ नहीं देखेंगे, हम सबको इंक्लूड करेंगे। What are D and D stands for ADDI in a proper sense? तो अभी ऊपर हमने पढ़ा है, आंसर डिजाइन एंड डेवलपमेंट हो जाएगा। पहले आप डिजाइन करेंगे देन आप डेवलप करेंगे, राइट? What is reception, expectancy and retrieval are associated with 9 events of instruction? तो उसमें हैं ये सारे के सारे, कर रखा है, करवा रखा है, याद होने चाहिए, इसी बहाने वो 9 इवेंट्स रिवाइज कर लो। गायने की जो 8 स्टेप हायरार्किकल मॉडल है वो रिवाइज कर लो, तो वो चीजें पता होनी चाहिए आपको। Who of the following is not a behavioristic psychologist? So Watson behavioristic है, स्किनर, Pavlov behavioristic है, फ्रूइड नहीं है जी, ठीक है। अच्छा, फ्रूइड फिर किस तरीके के साइकोलॉजिस्ट है वो आप बताइएगा। In which type of conditioning organism gives external response? तो एक्सटर्नल रिस्पॉन्स किस में मिल रहा है? क्लासिकल में, ऑपरेंट में, या किस में? तो क्लासिकल में तो डॉग का है तो वो तो इंटरनल रिस्पॉन्स दे रहा है, सलाइवा रिलीज हो रहा है। ऑपरेंट कंडीशनिंग में चूहा खुद जाके उस पर टैप कर रहा है तो वो एक्सटर्नल रिस्पॉन्स हो गया, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स? डाटा आर ऑलवेज obtained from information. Information is obtained from processed data. Data is a raw material for information. Data is a systematic presentation of raw material that can be processed to get information. तो आंसर अपना फर्स्ट रहेगा कि डाटा जो है वो हमेशा आपको किससे मिलेगा? इंफॉर्मेशन से मिलेगा, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन होगी आपके पास, उससे आप डाटा कलेक्ट कर रहे हो, ये चीज गलत है, ठीक है। बाकी चीजें सही हैं क्योंकि जरूरी नहीं है ऐसा हो। तो इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्रोसेस्ड डाटा, तो डाटा को जब हम प्रोसेस कर देंगे तब आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। डाटा एक तरीके से रॉ मटेरियल हो गया, सिस्टमेटिक रिप्रेजेंटेशन है, प्रोसेस किया जा सकता है इंफॉर्मेशन के लिए। यानी कि इससे हमें ये समझ आ रहा है कि डाटा ऑब्टेन नहीं हो रहा है इंफॉर्मेशन से,
हमारा जो ये डाटा है उसको जब हम प्रोसेस करेंगे तब कुछ इंफॉर्मेशन हमारे पास निकल के आ रही है. ओके. Okay, which two of the following are correct matching of management theories and their author? तो इनमें से दो करेक्ट हैं, दो इनकरेक्ट हैं, वो आपको बताना है. बिहेवियरल मैनेजमेंट थियरी हेनरी फ्योल, देन आपका ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट थियरी मैक्स वेबर, एडमिनिस्ट्रेटिव में मायो और साइंटिफिक मैनेजमेंट में फ्रेडरिक टाइलर. तो देखो, अगर आपको वैसे तो ये टाइलर, मायो, फ्योल ये तो याद होने ही चाहिए. सो मायो क्या हम किस में बात करते थे? आई थिंक इल्टन मायो की तो हम ह्यूमन रिलेशनशिप में बात नहीं करते. तो सेकंड एंड फोर्थ जो है वो अपने गलत हो जाएंगे. फर्स्ट एंड थर्ड जो है वो करेक्ट है. यानी साइंटिफिक मैनेजमेंट थियरी में टाइलर रहेंगे, फ्रेडरिक टाइलर. ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट में आपके मैक्स वेबर रहेंगे. ये दोनों गलत हैं जी, बिहेवियरल मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट. तो इनका सही आंसर क्या रहेगा वो आप बताइएगा. ओके. विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर रॉन्ग अबाउट द मैनेजमेंट टेक्निक्स? तो जब आप मैनेज करते हैं उस टाइम की बात हो रही है. बेंच मार्किंग फॉर क्वालिटी मैनेजमेंट, प्लानिंग. अच्छा, बेंच क्वालिटी को मैनेज करने के लिए हम एक बेंचमार्क दे देते हैं, सही बात है. प्लानिंग, प्रोग्रामिंग एंड बजटिंग सिस्टम, पीपीबीएस फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेंट. ऑब्वियसली आप फाइनेंशियल्स को मैनेज करने के लिए प्लान कर रहे हो, प्रोग्राम कर रहे हो, बजट बना रहे हो. प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक फॉर प्लानिंग, नहीं, ये रिव्यू के लिए है. इवेल्युएशन और रिव्यू के लिए है ना, साफ साफ पता चल रहा है. तो प्लानिंग के लिए थोड़ी ना है ये. स्ट्रेंथ, अपॉर्चुनिटीज, वीकनेस एंड चैलेंजेस एनालिसिस फॉर टाइम मैनेजमेंट. तो ये सब स्पेसिफिकली टाइम मैनेजमेंट के लिए नहीं है जी. टाइम मैनेजमेंट के लिए यूजुअली हम पर्ट को ही प्रेफर करते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें हमने फॉर्मूला भी देखा हुआ है कि कितने टाइम में हम चीजों को कंप्लीट कर लेंगे. सो थर्ड एंड फोर्थ गलत है जी, फर्स्ट एंड सेकंड सही है. आंसर सी हो जाएगा. Which one of the following is false about transformational leaders? तो लीडरशिप के स्टाइल्स मैंने सारे करवा रखे हैं वीआईपी क्लास में, मेक श्योर आप उनको देखें. सो ये फॉल्स पूछा है आपसे. Arouse emotions in their followers which motivates the followers to act. Work within the organizational culture as it exists. प्रोएक्टिव है, नई एक्सपेक्टेशंस जो है वो किसमें, फॉलोअर्स में एड ऑन करता है. पोजेसेस गुड विजन एंड आपका ये मैनेजमेंट स्किल्स टू डेवलप स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड विद फॉलोअर्स. तो आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, ठीक है. तो आप विद इन, वो होता है ना, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जितना काम है वो वाली चीज गलत हो जाएगी, क्योंकि बाकी सारी चीजें सही है कि आप इमोशंस अराउज करोगे या एक अच्छा विजन जो है वो होगा, आप जो उनको आप मतलब ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करोगे. सो वो सारी चीजें सही हैं फॉलोअर्स के लिए, बट ये बी ऑप्शन गलत हो जाएगा कि आप वो लिमिट्स में काम नहीं कर रहे हैं. ओके. Which of the following is assumed by theory X of leadership? तो ये मोटिवेशन की थियरी है जी, थियरी एक्स, थियरी वाई. ये हमने मैक ग्रेगर ने दी है, मैंने मोटिवेशन की क्लासेस में करवा रखी है. थियरीज ऑफ मोटिवेशन करके जो आपकी प्लेलिस्ट है उसमें आपको मिल जाएगी. तो इसमें ये बोल रहे हैं वन शुड प्लेस कॉन्फिडेंस इन वन सबॉर्डिनेट. सबॉर्डिनेट्स नीड टू बी डिक्टेटेड कि उनको क्या करना है. पीपल जो है वो सेल्फ मोटिवेटेड हैं. या वन शुड गिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अदर. तो रिस्पॉन्सिबिलिटी देना, उनको कॉन्फिडेंस देना, उनको डिक्टेट करना, ये सारी चीजें जो है वो हम इसमें क्या क्या अज्यूम करते हैं. तो हम ये डिक्टेटेड वाला अज्यूम नहीं करते, बाकी सारी चीजें अज्यूम्ड है, ठीक है. कि हाँ, कॉन्फिडेंस देना है उनको, रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है, सेल्फ मोटिवेटेड रहेंगे लोग. बट ये बी ऑप्शन जो है ये उल्टा कर दिया मैंने, ये थियरी वाई के थे. Which of the following is assumed by theory X of leadership? तो theory X, theory Y of leadership, ये मोटिवेशन की थियरीज में आ जाते हैं. मैक ग्रेगर ने दी है, करवा रखी है, मेक श्योर आप उसको देख लें. तो ये अजम्पशन पूछिए कि क्या चीज को ये अज्यूम करते हैं. सो वन शुड प्लेस कॉन्फिडेंस इन वन सबऑर्डिनेट. तो कॉन्फिडेंस रखना है सबऑर्डिनेट में, सबऑर्डिनेट को डिक्टेट करना पड़ेगा कि उसको करना क्या है. पीपल सेल्फ मोटिवेटेड है, और एक को किसी मतलब वन शुड गिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू वन सबऑर्डिनेट. तो रिस्पॉन्सिबिलिटी देना, सेल्फ मोटिवेट करना, कॉन्फिडेंस देना, ये सारी चीजें एक तरफ नजर आ रही हैं और डिक्टेट करना एक तरफ नजर आ रहा है. यानी या तो बी आएगा या नहीं आएगा. सो अज्यूम, क्या चीज अज्यूम की है इन्होंने, यही चीज अज्यूम की है जी. ये तीनों तो एक साथ हम सिलेक्ट कर नहीं सकते क्योंकि एक ही कैटेगरी के ऑप्शंस नजर आ रहे हैं. आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है. सो ये मैक ग्रेगर ने दिया है, थियरी एक्स, थियरी वाई. उन्होंने अपने आइडियाज इसके अंदर डाले. पब्लिश हिज थियरीज इन द बुक ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइज. तो आप ये थियरी देख सकते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग अबाउट मैनेजर्स एंड लीडर्स? तो क्या चीज गलत है? मैनेजर्स डू थिंग्स राइट एंड लीडर्स डू राइट थिंग्स.
लीडर्स इंस्पायर करते हैं, मैनेजर कंट्रोल करते हैं, मैनेजर रूल ओरिएंटेड होते हैं, लीडर्स आउटकम ओरिएंटेड होते हैं, मैनेजर्स फोकस करते हैं व्हाट एंड वाई पे, क्या और क्यों पे, लीडर्स जो है वो कैसे और कब पे करते हैं, ये उल्टा है जी। लीडर्स करेंगे क्यों के ऊपर फोकस और मैनेजर्स करेंगे कि जो जो चीज उनको बोली गई है वो चीज उनको कब और कहाँ कैसे करनी है वहां पे वो देखेंगे। तो ये ऑपोजिट है, डी वाला गलत हो गया, बाकी चीजें सही हैं, इंस्पायर वाली भी, रूल ओरिएंटेड वाली भी और ये मैनेजर्स भी, कि वो जो चीजें हैं उनको सही करते हैं लेकिन लीडर्स सही चीजें करते हैं। ठीक है, तो मैनेजर्स को जो बताई गई है उस चीज को वो सही से कर देंगे, यानी दे डू थिंग्स राइट, ठीक करेंगे वो। लीडर्स जो है वो सही चीजें करेंगे, दे विल डू राइट थिंग्स। ठीक है, इन द वर्ड्स ऑफ, तो किसके वर्ड्स में किसका क्या मतलब है। ठीक है, मीन्स नोइंग एग्जैक्टली वट यू वॉन्ट meant to do and seeing that they do it in the best and cheapest way। तो ये किस में है, हेनरी फ्योल मैनेजमेंट, डब्ल्यू टाइलर साइंटिफिक मैनेजमेंट, एंड देन हैरोल्ड नूट्स देन एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट और डब्ल्यू टाइलर और मैनेजमेंट। तो आंसर क्या रहेगा जी, फर्स्ट, डब्ल्यू टाइलर नहीं, फर्स्ट नहीं, बी रहेगा भाई। ठीक है, बी ऑप्शन रहेगा। डब्ल्यू टाइलर की बात हो रही है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब है कि एग्जैक्टली वही चीज जो आप उनको बोल रहे हो वो बेस्ट और चीपेस्ट तरीके से कर दें, देखना है ये आपको। ठीक है, तो ये बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। विच पार्ट इन क्वालिटी मैनेजमेंट इज द क्रिटिकल पार्ट, तो प्रोसेस थिंकिंग, परफॉर्मेंस की मेजर करना, कस्टमर्स रिव्यू व्यू एंड सिस्टमेटिक अप्रोच। तो क्वालिटी मैनेजमेंट की जब आप बात करते हैं तो कौन सा पार्ट जो है वो क्रिटिकल पार्ट रहेगा, क्रिटिकल पार्ट कौन सा हो जाएगा आपका, सिस्टमेटिक अप्रोच, जिसमें सारी चीजें आ जाएंगी कि उस अप्रोच में आप कैसे सोच रहे हो, कैसे चीजें हो रही हैं, वो सब इंक्लूड हो जाएगा। Which of the following options is correct regarding quality assurance and quality control? तो क्वालिटी को अश्योर करना और क्वालिटी को कंट्रोल करना, तो क्वालिटी कंट्रोल एक इंटीग्रल पार्ट है क्वालिटी अश्योरेंस का, या क्वालिटी अश्योरेंस एक इंटीग्रल पार्ट है क्वालिटी कंट्रोल का, दोनों इंडिपेंडेंट हैं, या मे और मे नॉट डिपेंड ऑन क्वालिटी अश्योरेंस। तो आप अश्योर करते टाइम ही तो कंट्रोल करते हो, तो क्वालिटी अश्योरेंस का पार्ट रहेगा क्वालिटी कंट्रोल। ठीक है, यानी क्वालिटी अश्योरेंस बड़े लेवल पे हो गया थोड़ा, उसमें जाके हम क्वालिटी को अश्योर करना इज लाइक क्वालिटी को ठीक करना भी तो हो गया, इंप्रूव करना। ठीक है, कि आप क्वालिटी को अश्योर कर रहे हो कि सही हो क्वालिटी, बट उस सही क्वालिटी को फिर कंट्रोल भी तो करोगे, तो वो क्वालिटी अश्योरेंस का ही पार्ट हो जाएगा क्वालिटी कंट्रोल। तो आंसर ए आ जाएगा। What are the two types of change management? तो चेंज मैनेजमेंट के दो टाइप्स पूछे हैं, रियल चेंज, सुपरफिशियल चेंज, इंक्रीमेंटल, सर्कुलर, रेडिकल, ट्रांसफॉर्मेशनल, इंक्रीमेंटल, ट्रांसफॉर्मेशनल। देखो देखो, ऐसे कहीं एज सच लिखा नहीं हुआ है कि यही दो टाइप हैं चेंज मैनेजमेंट के, बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, तो वो मतलब ऐसे स्पेसिफिक नहीं मेंशन कि हम, वो होता है ना कि यहाँ किसी मान लो पियाजे की 4 स्टेजेस हैं तो वो फिक्स हैं, बट यहाँ पे फिक्स सी सिचुएशन नहीं है, इसीलिए क्वेश्चन ड्रॉप्ड था। फिर भी आपको जाना है तो मेजरली गूगल वगैरह पे आप देखेंगे तो आपको इंक्रीमेंटल और ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज जो है वो मेजरली दो पार्ट नजर आ जाएंगे। Who developed a three-step model for change that included unfreezing, change and refreeze? Easiest question, कर्ट लेविन ने दी हैं ये तीनों के तीनों स्टेप्स, 3 स्टेप मॉडल आपको याद होना चाहिए। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे। ये आपका 2021 का पेपर भी फिनिश हो गया। यहाँ पे हमने आपके 3 पेपर जो हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं, 21, 22 और 23 का। अब 2 पेपर और बचे हैं आपके, कोशिश रहेगी वो आपके पूरे हो जाएं आपके 1 दिसंबर वाले एग्जाम से पहले, 2019 का और 18 का, यानी 4 क्लासेस और आपको गुजरात के सेट्स के लिए देखने को मिल जाएंगी, यानी 200 क्वेश्चंस और प्रैक्टिस में आपके पास आ जाएंगे। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। आई होप आप रोज थोड़ा थोड़ा करके प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत जरूरी है प्रैक्टिस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री, एंड बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स।